गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा व्यासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र का आज हम लोग का जो टॉपिक्स होगा वो टॉपिक्स है आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आर्थिक क्रिया को इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये चैप्टर 1 का और क्लास 12 का पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसी का पहला जो क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से संबंधित है। तो आज हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग दो तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, और दूसरा मॉडर्न अर्थशास्त्री के अनुसार, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार। ये हम लोग समझेंगे। एडम स्मिथ ये जो आर्थिक क्रिया है वो आर्थिक क्रिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या कथन है या वो क्या समझाना चाहते हैं, इस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एडम स्मिथ, जिसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इन्होंने 1776 ईस्वी में दुनिया की पहली अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो किताब है, इस किताब में उन्होंने इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो 1933 में परिभाषित किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो को। तो 1933 से पहले अगर हम बात करेंगे 1933 की, 1933, तो 1933 के इधर वाला जो समय है 1932, 1931 1776, यहाँ से इसका बर्थ माना जाता है, जन्म माना जाता है। यहाँ से लेकर 1933 तक के पीरियड तक इकोनॉमिक्स नाम का ही विषय रहा। लेकिन इस 33 के बाद यही इकोनॉमिक्स जो है दो भागों में बढ़ जाती है, माइक्रो और मैक्रो के रूप में। माइक्रो और मैक्रो के रूप में दो भागों में बट जाती है। और इसे क्यों बांटा जाता है, इसको बांटने का जो पैरामीटर्स है या आधार है, वो आधार क्या है, इसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मैं हर बारीकी से हर पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। अगर कहीं पर कुछ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके लिखिएगा, या फिर कहीं पर अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो मैं उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। मैं उस कमेंट्स को पढ़कर मैं उस चीज को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो बात यहाँ पर है कि 1933 से पहले और 1976 के बीच में इकोनॉमिक्स ये बांट था। उसके बाद ये माइक्रो और मैक्रो के रूप में बदल गया है, मतलब बांट दिया गया है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे किसको, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उसके नजरिए को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, एडम स्मिथ कहते हैं कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है, आप पेन एंड पेपर में नोट कर लीजिएगा, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे करने के बाद, आर्थिक क्रिया करने के बाद पैसे की प्राप्ति होती है। अर्थात वह क्रिया, वह कार्य जिसे हम करते हैं और बदले में हमें पैसा मिलता है, आर्थिक क्रिया है। आपके आंखों के सामने, आपके अगल बगल में तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आप देखिएगा, कोई मिठाई दुकानदार मिठाई बेच रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। कोई सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। कोई फल विक्रेता फल बेच रहा है, बदले में पैसा ले रहा है। यानी तमाम लोग जो अपने कार्य के बदले पैसा लेते हैं, आर्थिक क्रिया कहलाता है। उसी जगह पर एडम स्मिथ ने और एक क्रिया के बारे में बताता है जिसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। यानी एडम स्मिथ ने
दो भागों में क्रिया को बांटा, एक आर्थिक क्रिया और एक गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया दो भागों में बांट दिया। ये जो गैर आर्थिक क्रिया है, गैर आर्थिक क्रिया, इस पर एडम स्मिथ का कहना है कि वह कार्य जिसको हम लोग करते हैं और बदले में हमें कुछ पैसा की प्राप्ति नहीं होता है, कोई धन की प्राप्ति नहीं होता है, तो ऐसी कार्य जिसको हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक मित्र है आपका और उस आपका मित्र का तबीयत खराब हो जाता है। आप उस मित्र को मदद करने के लिए उसे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है, मेडिसिन लिखता है, पैसा उसी के पैसे से उस मेडिसिन को आप खरीद देते हैं, उसे घर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है। आप कितना पैसा लीजिएगा उस दोस्त से यह कार्य करने के वजह से या इस कार्य करने के एवज में? मेरे ख्याल से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बात यहाँ दोस्ती पर है, दोस्ती पर ही बात हो रही है। तो आपका यहाँ पर पैसा जनरेट नहीं होता है, बट आपने जो कार्य किया वह कार्य के बदले आपको पैसा नहीं मिला। यह कार्य एडम स्मिथ के अनुसार गैर आर्थिक क्रिया है। अर्थात एडम स्मिथ का कहना है कि कुछ क्रिया जिसे हम करते हैं पैसा मिलता है, आर्थिक क्रिया, कुछ कार्य जिसे हम करते हैं पैसा नहीं मिलता है, गैर आर्थिक क्रिया। इसे दो भागों में बांट दिया। लेकिन एडम स्मिथ बांटने के बाद एक कार्य और कर देते हैं। क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये जो गैर आर्थिक क्रिया है, ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये है इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, और यही शुरू होता है विवाद। अगर ये आर्थिक क्रिया को समझाते, उनका कथन सही था, गैर आर्थिक क्रिया को जो समझाए वो भी सही है, लेकिन गैर आर्थिक क्रिया को उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स से बाहर कर दिया। मतलब यह इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है। अगर ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं है तो इकोनॉमिक्स संकुचित हो जाता है, इकोनॉमिक्स छोटा हो जाता है। इसी विषय को एक लंबे अरसे के बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, मतलब आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो काल समझा जाता है, पीरियड समझा जाता है, वो 1949 के बाद को समझा जाता है। 1949 को क्यों समझा जाता है? कि जब J.M. केन्स, जॉन मिलार्ड केन्स ने जब अपना पुस्तक को निकाला था, अपना पुस्तक जब उसने 1936 में रिलीज की थी, उसके जब उस पुस्तक के अंदर में जो बातें लिखी हुई थी वो कितना पावरफुल है, उसे प्रूव्ड होने में 1948 तक का समय लग गया था। और उस पीरियड के बाद का जो पीरियड है उसे मॉडर्न एज या मॉडर्न समय माना जाता है इकोनॉमिक्स की दृष्टि में। मैं बताऊंगा J.M. केन्स के बारे में, क्योंकि J.M. केन्स जो है वो मेरा सबसे फेवरेट इकोनॉमिस्ट है, मेरे आइडियल है। J.M. केन्स को मैं आइडियल मानता हूँ, तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। तो गैर आर्थिक क्रिया को उसने बांटा। अब आ जाते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने एडम स्मिथ के पूरे कॉन्सेप्ट को ही क्रॉस कर दिया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एडम स्मिथ को फॉलो करते हैं या एडम स्मिथ को मान लेते हैं तो इकोनॉमिक्स छोटा बन जाएगा। और मॉडर्न अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स को इस छोटा करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे नकार दिया। प्रश्न ये बनता है, अगर एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट, एडम स्मिथ का जो विचार है वो अगर गलत है तो सही क्या है, आप बताइए। ये प्रश्न खड़ा हो जाता है मॉडर्न अर्थशास्त्रियों के पास। तो मॉडर्न अर्थशास्त्री इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है। क्या बोले यही कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है।
इसमें 2 पॉइंट और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि यह अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया में मुद्रा का उपार्जन हो, लेकिन मुद्रा को उपार्जित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सभी के सभी आर्थिक क्रिया है। मतलब मुद्रा उपार्जन करना जरूरी है ऐसा नहीं है। मुद्रा उपार्जित नहीं करने वाली भी क्रिया आर्थिक क्रिया है, और मुद्रा उपार्जित करने वाली जितनी भी क्रिया है वो सभी के सभी आर्थिक क्रिया है। मतलब टेक्निकली मॉडर्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक क्रिया के जो स्वरूप था एडम स्मिथ का, जिसमें उसने आर्थिक क्रिया को समझाया था और गैर आर्थिक क्रिया को समझाया था, इसे दोनों को इंक्लूड करके वो एक जगह बांध दिया। और बांध दिया कहाँ पे कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आर्थिक क्रिया अनिवार्य रूप से मुद्रा का सृजन करे, लेकिन मुद्रा को सृजित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सभी के सभी आर्थिक क्रिया है। यह अनिवार्य रूप से मुद्रा का सृजन करे यह जरूरी नहीं है, मतलब यह गैर आर्थिक क्रिया को ले लिया, लेकिन मुद्रा को उपार्जित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सभी के सभी आर्थिक क्रिया है। मतलब इसके आर्थिक क्रिया को लेकर दोनों को इंक्लूड करके मॉडर्न अर्थशास्त्रियों ने इसे रिप्रेजेंट किया। और क्या बन गया पूरा डेफिनेशन? पूरा डेफिनेशन एक बार ध्यान से सुन लीजिए और आराम से लिख लीजिए। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आराम से लिख लीजिए कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करता है, और अनिवार्य रूप से हर आर्थिक क्रिया मुद्रा का उपार्जन करे यह जरूरी नहीं है, लेकिन मुद्रा को उपार्जित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सभी के सभी आर्थिक क्रिया है। अब आ जाता है इसे समझने के लिए एग्जाम्पल के बिना प्रैक्टिकल, मतलब हम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जाके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो लैब होता है वो पूरा का पूरा मार्केट होता है। और मार्केट कहाँ है? मार्केट मतलब पूरा का पूरा पृथ्वी ही मार्केट है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मुझे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि मुझे यह समझाना है कि आर्थिक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक आर्थिक क्रिया तो गैर आर्थिक क्रिया। तो इसे समझाने के लिए मुझे बोर्ड में लिखना है, तो बोर्ड में लिखना मेरी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को हम जैसे ही पूरा करते हैं, कैसे पूरा करेंगे? जिस माध्यम से पूरा करते हैं वो माध्यम क्या बन जाएगा? वो माध्यम बन जाएगा आर्थिक क्रिया। मतलब यह लिखने की जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया है। एक भूखा आदमी को भूख लगी है और वो भूखा आदमी को भूख कैसे मिटेगी? तो उसे भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। तो भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, मतलब भोजन से उसका भूख मिटेगा। अगर उसके सामने हम भोजन को रख देते हैं तो क्या उसकी भूख मिट जाएगी? कभी नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे खाना पड़ेगा, उसे मुंह में लेकर चबाकर अंदर ले जाना पड़ेगा। उसे मुंह में ले जाकर चबाकर अंदर ले जाने की क्रिया जो है वो आर्थिक क्रिया है। मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी से मुझे बचाएगा कौन? तो गर्मी से मुझे फैन बचाएगी। तो गर्मी से बचना मेरी आवश्यकता हो गई, तो गर्मी से बचने मेरी आवश्यकता हो गई। तो इस आवश्यकता को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो यह आवश्यकता कैसे पूरा होगी? यह आवश्यकता पूरा होगी फैन को चलाने से। तो फैन को चलाने की जो क्रिया है वो क्रिया आर्थिक क्रिया है। अर्थात हम जो भी कार्य करेंगे वह कार्य अगर हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो वह आर्थिक क्रिया हो जाएगा। अगर कहीं पर गंदगी है, वो गंदगी को साफ करना जरूरी है, वह मेरी आवश्यकता है। अगर हम वो आवश्यकता हम सोच लेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो उसे साफ करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा या कोई भी प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो जो झाड़ू लगाने की जो क्रिया है वो आर्थिक क्रिया है। मतलब आर्थिक क्रिया में आप क्या करेंगे? आर्थिक क्रिया में हम अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। अब आवश्यकता को जब हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर बात हो रही थी। तो मैं अपने डेफिनेशन बोलने के दौरान मैंने बताया कि 2 चीज यहाँ पर देखना है। एक क्या है कि एक सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग, सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग। ये शब्द का क्या मतलब होता है दोस्तों? सीमित साधन और उसका कुशलतम प्रयोग, ये क्या होता है? सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग क्या होता है? तो साधन जो है वो क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र में साधन उसे कहते हैं
जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने का माध्यम बने। जैसे मैंने बताया कि एक भूखा आदमी है, वह भूखा आदमी को भूख मिटाना उसकी आवश्यकता है, तो वह भूख कैसे मिटा सकता है? तो उसका जो भूख मिटाएगा वो हो जाएगा साधन, मतलब भोजन हो गया साधन। तो भोजन से हम अब उसकी आवश्यकता को मिटा सकते हैं। तो भोजन हो गया साधन। साधन का कोई निश्चित रूप नहीं होगा और निश्चित जगह नहीं होगा। साधन कुछ भी समय बन सकता है, कोई भी चीज साधन बन सकती है जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम हो। जैसे ये कलम ही है, ये साधन है, क्योंकि ये लिखने की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। मेरी आवाज, मेरा वीडियो आप तक पहुंचा रहा है जो, वो साधन है। यानी ये मोबाइल या फिर ये प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम साधन कहेंगे। जहां से हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं वो साधन है। जैसे हम खेत में हम फसल उत्पादन करते हैं, तो हम फसल उत्पादन करना मेरी आवश्यकता है, और फसल उत्पादन करने के लिए जिस जिस की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो पानी हो, बीज हो, खाद हो, खुद मिट्टी हो, मतलब खेत हो, ये सभी साधन है। मतलब साधन कोई निश्चित रूप नहीं है, सभी कोई साधन बन सकते हैं अगर वो किसी आवश्यकता को पूरा करने के काम आए। और काम करने की जो प्रक्रिया है वो है आर्थिक क्रिया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आर्थिक क्रिया समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे आर्थिक क्रिया के प्रकार की ओर। तो दोस्तों, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रिया जो है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया 5 प्रकार की होती है। नंबर एक, आर्थिक क्रिया 5 प्रकार की होती है। एक हो गया उपभोग, नंबर 2 हो गया उत्पादन, नंबर 3 हो गया विनिमय, नंबर 4 हो गया निवेश, और नंबर 5 हो गया लोक वित्त। अब उपभोग को इंग्लिश में कंजम्पशन बोलते हैं। उत्पादन को प्रोडक्शन बोलते हैं, और विनिमय को एक्सचेंज बोलते हैं, निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और लोकवित्त को पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं आर्थिक क्रिया। दोस्तों, अब हमारा पास 5 क्वेश्चंस क्रिएट हो गया। मतलब ये उपभोग क्या है, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, निवेश क्या है, लोकवित्त क्या है, ये 5 प्रकार का जो प्रकार हैं आर्थिक क्रिया के, इसे हम लोग समझेंगे बारी बारी से। मतलब यहां तक हम लोग पहुंचे कि आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये उपभोग क्या होता है। तो इसे मैं मिटा देता हूं। मिटाने के बाद लिखता हूं, उपभोग के बारे में लिखता हूं, या उपभोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला डिस्कशन करेंगे उपभोग को। उपभोग को हम लोग स्टडी करेंगे। इसको इंग्लिश में कंजम्पशन बोलते हैं। दोस्तों, उपभोग को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या जरूरी है समझना? सबसे ज्यादा समझना जरूरी है उपयोगिता का मतलब। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मैं आपके पास एक प्रश्न रखूं, मतलब एक क्वेश्चन रखूं कि मान लेते हैं एक लड़का है जो इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी विषय में वह ऑनर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, वहीं पर और एक लड़का है
हम पहले लड़के को ए नाम दे देते हैं, दूसरे लड़के को बी नाम दे देते हैं। एक लड़का है बी जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, उसे सिग्नेचर करना भी नहीं आता है, और वो क्या काम करता है, तो वो गाय बकरियों भैंसों को चराता है। ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। दो आप शख्स को लिए हैं और मान्यता ये है कि दोनों घड़ी पहने हुए हैं, दोनों ने घड़ी खरीदा है। तो एक ग्रेजुएशन जो कर रहा है वो लड़का से अगर आप पूछे कि आपने घड़ी क्यों खरीदा, तो उसका आंसर क्या क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड आंसर आप अपने पास लिखिए या फिर अपने मन में सोचिए उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूं उसका आंसर क्या क्या हो सकता है। उसका आंसर हो सकता है घड़ी मैंने समय देखने के लिए खरीदा, घड़ी की मुझे जरूरत थी, घड़ी टाइम देखने के लिए। ये कोई प्रश्न हुआ, इस टाइप के उत्तर उससे मिलेगा। अगर हम बी लड़के के पास पहुंचे और बी लड़के से भी यही क्वेश्चन पूछे, तो बी लड़के का भी आंसर जो है वो मिलता जुलता होगा। समय देखने के लिए, पहनने के लिए, ये सभी आंसर होगा। लगभग दोनों के जो आंसर होंगे, दोनों आंसर लगभग बराबर होंगे, लगभग बराबर। शब्द ना मिले तो लगभग भाव मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ी होती है कि अगर उसका मतलब बॉय बी बॉय ए दोनों का आंसर एक जैसा हो, तो ये जो पढ़ाई कर रहा है और एक पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर रह जाता है? कोई भी अंतर नहीं रह जाता है मेरे दृष्टि से। इसलिए आंसर जो होगा वो आंसर एक जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ग्रेजुएशन में है, वह टेक्निकल आंसर देगा, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है वो नॉन टेक्निकल आंसर देता है। इन जनरली हम लोग नॉन टेक्निकल आंसर तो देते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो टेक्निकल आंसर देगा। तो टेक्निकल आंसर क्या है, टेक्निकल आंसर क्या है, ये जानना जरूरी होता है। आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं, कोई भी वस्तु जब खरीदते हैं, तो आप वस्तु को खरीदने के पीछे इसका जो टेक्निकल आंसर है वो है कि हमने घड़ी इसलिए खरीदा क्योंकि घड़ी में उपयोगिता पाई जाती है। हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए या हमसे पूछा जाए कि आपने शर्ट क्यों खरीदा, तो हम कहेंगे कि इसमें उपयोगिता पाई जाती है। अगर बोलेंगे ये ईयरफोन क्यों खरीदा, तो इसमें उपयोगिता पाई जाती है। अगर पूछे ये माइक्रोफोन क्यों खरीदे, तो इसमें उपयोगिता पाई जाती है। अगर ये बोर्ड क्यों खरीदे, तो इसमें उपयोगिता पाई जाती है। आपने मोबाइल क्यों खरीदा, इसमें उपयोगिता पाई जाती है। अगर सब में उपयोगिता पाई जाती है, सबका आंसर अगर उपयोगिता पाई जाती है, तो यह उपयोगिता है क्या? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है क्या? ये लगाने का चीज है, खाने का चीज है, पहनने का चीज है, कि है क्या ये उपयोगिता? दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि उपयोगिता है क्या, रहता कहां है? दोस्तों, उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपा हुआ वह गुण होता है, छुपा हुआ वह गुण होता है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो ताकत है वो उपयोगिता है। मतलब उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति है, पावर है। मतलब मनुष्य की आवश्यकता किससे पूरी होती है? तो उपयोगिता से पूरी होती है। उपयोगिता ही मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करेगा। आप इसके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। भूखा आदमी रोटी खाएगा, भोजन करेगा, उसकी भूख मिट जाएगी, उसकी आवश्यकता मिट जाएगी। आवश्यकता खाने से मिटे ये तो सही है, लेकिन वही खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर उपयोगिता है, और वैसी उपयोगिता है जो हमारी भूख को मिटा सकेगी। हम तो घास भी खा सकते हैं, हम पत्ते खा सकते हैं, या फिर कच्चा मांस खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारी भूख को मिटाने के लिए जिस प्रकार की उपयोगिता की आवश्यकता है वो भोजन में है, ना कि पत्तियों में, ना कि घास में है, ना कच्चे मांस में है। अगर हम बोलेंगे
कि हम बोर्ड में लिखेंगे समझाने के लिए, तो बोर्ड में लिखने के लिए हम बॉल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि मार्कर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बोर्ड में लिखना अगर आवश्यकता है तो मेरी आवश्यकता को कौन पूरा करेगा? उपयोगिता पूरा करेगा। और यह उपयोगिता किसके पास है? बॉल पेन के पास नहीं है बल्कि मार्कर के पास है। अर्थात जब हम अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो हमारी आवश्यकता पूरी होती है उपयोगिता के कारण। ये उपयोगिता के कारण ही वस्तुओं की मांग होती है, डिमांड होता है। अगर ये उपयोगिता ना हो तो हम वस्तुओं को डिमांड नहीं करेंगे, वस्तुओं को मांगेंगे नहीं। इसी का एक एग्जांपल मैं और देता हूं। जब आप कलम खरीदने के लिए स्टॉल में जाते हैं तो आप स्टॉल में कलम लेने के बाद एक कागज में आप चला के देखते हैं। आप क्या देखते हैं कि वो कलम चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप कलम चल रहा है या नहीं चल रहा है ये तो सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। वास्तविक दृष्टि उसका ये है कि आप देख रहे हैं कि आपकी आवश्यकता पूरी होगी कि आपकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी, मतलब उसमें उपयोगिता है या नहीं है। किसी कारण से अगर बॉल पेन का जो पिन है वो खराब हो जाए तो उसमें लिखावट ना बने, उसमें इंक ना आ रहा है स्मूथली, तो आप उस पेन को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वह आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता नष्ट हो चुकी है। अर्थात उपयोगिता ही है जो वस्तुओं को खरीदवाता है, उपयोगिता ही वह है जो हमें हमारी आवश्यकता को पूरी करता है। उपयोगिता के कारण ही, बिना उपयोगिता के हम किसी भी वस्तु को नहीं खरीदेंगे। उपयोगिता के कारण ही वस्तु खरीदते हैं, उपयोगिता ही हमारी आवश्यकता को पूरी करती है। तो एक बात तो यह क्लियर हो गई कि ये जो कलम है, इस कलम में उपयोगिता है या नहीं है। निश्चित रूप से उपयोगिता है, तब जाके ये किसी ना किसी की आवश्यकता को पूरा करेगा, या फिर मेरी आवश्यकता को पूरा करेगा, या फिर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। इसके पास उपयोगिता है, दैट मीन्स इंक है। अब इसका इंक मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक है, इसका इंक जो है यहां से लेकर यहां तक है। तो इसका जो इंक यहां से लेकर यहां तक है, दैट मीन्स इसकी उपयोगिता अभी फुल है। लेकिन जैसे हम इसे कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, कॉपी में लिखने स्टार्ट करेंगे, कॉपी में जैसे ही लिखना स्टार्ट करेंगे इसकी उपयोगिता धीरे 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 घटती जाएगी। पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आएगी, 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 फिर यहाँ पे आएगी। अर्थात एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो उपयोगिता है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और इसकी जब उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, अर्थात इंक समाप्त हो जाएगा, अर्थात उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि यह हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। अब हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, अर्थात इसकी उपयोगिता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई। तो क्या हम इस उपयोगिता को एक ही झटके में, एक ही बार में समाप्त कर दिए, या फिर इसे धीरे धीरे क्रमशः इसको समाप्त किए? हम इसको धीरे 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 जो उपयोगिता को समाप्त किए, यह उपयोगिता को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है, उपयोगिता को धीरे धीरे नष्ट करने का जो तरीका है, यही उपभोग है। अर्थात उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें मनुष्य वस्तुओं एवं सेवाओं के अंदर पाई जाने वाली उपयोगिता को धीरे धीरे नष्ट करता है, या फिर समाप्त करता है, या फिर उसका ह्रास करता है। कोई भी वस्तु, आप इस जो शर्ट आप पहने हुए हैं, या जो ड्रेस आप पहने हुए हैं, या मैं जो ड्रेस पहना हुआ हूं, इसमें उपयोगिता है तब मैं पहना हुआ हूं। अगर इसमें उपयोगिता नहीं होता तो हम इसको नहीं पहनते। उपयोगिता है इसलिए हम पहने हैं। उपयोगिता को यहाँ पर हम एक नाम और देंगे, मजा। दोस्तों याद कीजिए, आप अगर नए शर्ट को या नए ड्रेस को, मैं शर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, शर्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह वीडियो महिलाएं भी देखेंगी, इसे पुरुष भी देखेंगे, सभी देखेंगे। एग्जाम्पल में आप जो ड्रेस पहने हुए हैं वह ड्रेस निश्चित रूप से आज नहीं तो इसका अतीत देखा जाए तो यह एक दिन नया था। तो आप याद कीजिए, जब आप नया ड्रेस पहनते हैं, जिस दिन नया वस्त्र पहनते हैं, उस दिन आपको उस ड्रेस के प्रति कितना लगाव रहता है, कितना आनंद रहता है, कितना मजा आपको लगता है उस ड्रेस के प्रति, कितनी मतलब मजेदार विषय होती है।
जब हम लोग ड्रेस को पहनते हैं, नए ड्रेस को, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा लगता है। फिर वही मज़ा दूसरे दिन थोड़ा घट जाता है, तीसरे दिन और घट जाता है, चौथे दिन और घट जाता है। यह सिलसिला, घटने की सिलसिला लगातार जारी रहती है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी जो मजा है वो एकदम कम हो जाती है और वह हमें और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं लगता है, हम उसे पहनना नहीं चाहते हैं। और पहनना नहीं चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की भाषा में, टेक्निकल की भाषा में उसकी उपयोगिता को मैंने धीरे 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 घटा दिया, उसकी उपयोगिता को मैंने धीरे 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 जीरो कर दिया। तो एक ही दिन में मैंने नहीं किया, उसे धीरे 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 जो मैंने उसकी उपयोगिता को नीचे कर दिया, उसका ह्रास कर दिया। यह ह्रास करने की जो तरीका है, प्रक्रिया है, इसे उपभोग कहा जाएगा। यानी प्रत्येक वह वस्तु जिसे हम लोग धीरे धीरे उसकी उपयोगिता को नष्ट कर रहे हैं या घटा रहे हैं, इसे हम उपभोग कहेंगे, उपभोग कहलाएगा। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के अंदर पाई जाने वाली उपयोगिता को धीरे 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 नष्ट किया जाता है या घटाया जाता है। इसके कई एग्जाम्पल आपके आसपास, कई एग्जाम्पल मिलेंगे, या फिर आपके जीवन के जिस तरफ आप देखिएगा, आपके आसपास जिस तरफ देखिएगा उस तरफ आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा। इकोनॉमिक्स को लाइफ के साथ जोड़कर ही स्टडी करना चाहिए, तब आप इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से आप आर्थिक क्रिया, उसके प्रकार, उपयोगिता और उपयोगिता के बाद उपभोग से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उत्पादन क्या है, उसके बाद विनिमय क्या है, निवेश क्या है। इस बीच में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सताए या फिर मेरे ही वीडियो में कोई आपको नया क्वेश्चन आपके मन में जनरेट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मैं इस कमेंट बॉक्स के आधार पे आपको उत्तर करूंगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।